हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा बायोकेमिस्ट्री नाम की यूनिट चल रही है और इसके अंदर हम लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं। और लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर आज के टॉपिक में हम बात करेंगे आपसे बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड की बात करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो हमारा टॉपिक होगा वो बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड होने वाला है, यानी कि फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस या फिर हम कहें फैटी एसिड का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। ठीक है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर आपको चीज़ें पढ़नी है किस तरीके से कि फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम फैटी एसिड के बारे में बात करेंगे कि इसका प्रोडक्शन बॉडी के अंदर किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो फैटी एसिड की हम आपसे बात करें तो फैटी एसिड के अंदर हम जिस की बात करेंगे कि कौन सा एग्जाम्पल हम यहाँ फैटी एसिड के बारे में समझेंगे, तो हम यहाँ पाल्मेटिक एसिड के बारे में बात करेंगे कि पाल्मेटिक एसिड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फैटी एसिड का जो बायोसिंथेसिस करेंगे वो पाल्मिटिक एसिड का लास्ट में जाके बायोसिंथेसिस करने वाले हैं। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फैटी एसिड होते क्या हैं। तो फैटी एसिड ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी, लिपिड की, यानी लिपिड के जब मेटाबॉलिज्म होता है लिपिड का तो लास्ट में जाके वो फैटी एसिड के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जब अपन फैटी एसिड को जोड़ते हैं आपस में, फैटी एसिड को जोड़ने के बाद वो लिपिड के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ हम देखेंगे कि फैटी एसिड बनते किस प्रकार से, यानी लिपिड का एक तरीके से कहें मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले जब हम फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं या फिर अमीनो एसिड का इंटेक करते हैं हमारे फूड के अंदर, तो हमें जो चीज़ें हैं वो फैटी एसिड के अंदर टूटती हुई दिखाई दे जाती हैं। ठीक है, फैटी एसिड के अंदर वो टूट जाती हैं। और फैटी एसिड हमें पता है कि एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसके अंदर लगभग 9.4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम के आसपास क्या होती है, उसके अंदर एनर्जी रहती है, यानी कि हाईएस्ट एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड हमने लिया और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और लास्ट में जाके मेटाबॉलिज्म होकर वो हमें क्या दे देंगे, एटीपी की फॉर्म में क्या दे देंगे, एनर्जी दे देंगे। ठीक है, लेकिन जितनी एनर्जी हमें जरूरत थी वो एनर्जी हमने कंज्यूम कर ली, उसके बाद कुछ चीज़ें बच जाती हैं, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट में फैटी एसिड हमारी बॉडी के अंदर आ गए, तो फिर वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होने लगते हैं, स्टोर होने लगते हैं। और स्टोर होने की फॉर्म कौन सी है, वो ट्राइग्लिसरॉल की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होने लगते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं, फैटी एसिड के अंदर मेटाबोलाइज होते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट यदि कोई फैटी एसिड आ गए हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो स्टोर किस फॉर्म में होते हैं, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होने लग जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कि हम बात करें फैटी एसिड की लोकेशन होती है कि फैटी एसिड का जो बायोसिंथेसिस है वो कहाँ पे होता है, तो लोकेशन की हम बात करें तो लिवर के अंदर ये चलता है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड है इसको एक प्रोसेस और कहा जाता है जिसे अपन कहते हैं लिपोजेनेसिस। ठीक है, इसे लिपोजेनेसिस के नाम से भी जानता है क्योंकि यहाँ पे लिपिड की फॉर्मेशन होने वाली है। ठीक है, देखिए लोकेशन की हम बात कर रहे थे तो लोकेशन एक इसके लीवर के अंदर चलती है, इसके अलावा इसकी किडनी के अंदर चलती है, इसके अलावा जो एडिपोज टिश्यू होते हैं हमारे वहाँ पे लिपोजेनेसिस, इसके अलावा फैटी एसिड का जो सिंथेसिस है वो चलता है। और लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर ही इसका जो प्रोसेस है वो चल रही होती है। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं कि इससे संबंधित जो एंजाइम है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो साइटोसोमल फ्रैक्शन ऑफ सेल यानी कि सेल के साइटोसोल में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी एंजाइम हैं हम बात करेंगे एक एक एंजाइम की कौन सा एग्जाम वो होता है। ठीक है, देखिए अब अपन बात करते हैं कि अगर यदि बायोसिंथेसिस हमें करना है, फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस हो रहा है, तो वहाँ पे हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो हमें जरूरत पड़ने वाली है वो है एसिटिल कोएंजाइम ए, सबसे पहला प्रिकर्सर हमारे सामने होगा। और दूसरा होगा NADPH। NADPH और एसिटिल कोएंजाइम ये दोनों मिलेंगे और दोनों मिलने के बाद फैटी एसिड बनने वाले हैं। फैटी एसिड होते क्या है, लॉन्गेस्ट चेन होती है कार्बन की। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है जहाँ पे कार्बन आपके 12 कार्बन, 13 कार्बन, 14 कार्बन, 15, 16 या फिर और इनसे भी ज़्यादा कार्बन की संख्या होती जाती है, जिसे अपन फैटी एसिड कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का फॉर्मेशन होगा, इन दोनों का एडिशन होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद हमें क्या मिलेगा, फैटी एसिड मिलने वाले हैं। अब एसिटिल कोएंजाइम की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, तो जैसा कि आपको पता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है तो कार्बन की हमें जरूरत पड़ती है, 12 कार्बन 13 कार्बन जो हमें चाहिए होते हैं। तो एसिटिल कोएंजाइम हमें किसके लिए रूप में काम करता है, सोर्स ऑफ कार्बन के रूप में काम करता है। ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम में खुद कैसा है, 2 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन हमें यदि 2 कार्बन कंपाउंड से 16 कार्बन कंपाउंड बनाना है मान के चलिए, तो फिर हमें बाकी के कार्बन कहाँ से लाने होंगे, तो एसिटिल कोएंजाइम हमें वो कार्बन ला के देगा। यानी कि एसिटिल कोएंजाइम क्या करता है, इसके अंदर सोर्स ऑफ कार्बन के रूप में काम करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे सामने आती है कि यदि हमारे पास कार्बन आ गए तो हमें उन पर ऐड करने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन भी हमें उनकी आवश्यकता होती है। एक कार्बन की बैलेंसी 4 हाइड्रोजन से संतुष्ट होती है, जिसे अपन कहते हैं सैचुरेशन। ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सैचुरेशन कहते हैं या फिर सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। यदि कार्बन कम है उसकी जगह डबल बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन कम है और यदि उसकी डबल बॉन्ड बन जाता है तो उसे अपन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कह देते हैं। लेकिन हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड बनाना है तो हमें हाइड्रोजन की संख्या बराबर रखनी होगी, यानी संतुष्ट करना होगा कार्बन की बैलेंसी को।
तो वहाँ पे हमें कार्बन कौन ला के सॉरी हाइड्रोजन कौन ला के देगा, तो वहाँ से हमें हाइड्रोजन का सोर्स बनता है कौन, NADPH, जो कि हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी ATP की जरूरत पड़ती है, तो ATP का सोर्स भी कौन होता है, NADPH हमें ATP के सोर्स के रूप में काम करता है। तो दो चीज़ हमें समझ में आ गई कि एसिटिल कोएंजाइम में हमें कार्बन ला के देगा और NADPH हमें हाइड्रोजन ला के देगा, इसके अलावा हमें क्या ला के देगा, ATP ला के देगा। दोनों का कंडेंसेशन होकर, दोनों का कंडेंसेशन होने के बाद लास्ट में जाके क्या बन जाएगा, हमारे सामने फैटी एसिड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड की स्टेजेस कौन कौन सी हैं। तो 3 स्टेज हमारे सामने आती हैं फैटी एसिड की, कौन कौन सी हैं कि सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम एंड NADPH, यानी कि हमारे सामने जो प्रिकर्सर हैं जिनसे हमें चीज़ें मिलेंगी फैटी एसिड, तो वो हमारे सामने होने चाहिए दोनों कंपाउंड कौन से हैं, एसिटिल कोएंजाइम और NADPH, यानी कि दोनों कंपाउंड हमारे सामने सबसे पहले होने चाहिए, उनको हम बनाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि एसिटिल कोएंजाइम कन्वर्ट होता है किसके अंदर, मेनोनिल कोएंजाइम के अंदर। मेलोनिल कोएंजाइम भी हमें क्या देता है, कार्बन के रूप में काम करता है। ठीक है, तो कार्बन का सोर्स ही होता है मेलोनिल कोएंजाइम में, तो एसिटिल कोएंजाइम का कन्वर्शन होता है कहाँ पे, मेनोनिल कोएंजाइम के अंदर। तीसरा हमारे सामने आता है रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक फैटी एसिड सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स बनता है जिसके बाद उसके अंदर रिएक्शन चलते हैं और रिएक्शन चलने के बाद हमें पाल्मेटिक एसिड बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तीनों स्टेजेस की हमें बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हमारे सामने आता है प्रोडक्शन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम NADPH, यानी कि हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, एसिटिल कोएंजाइम की जरूरत पड़ेगी या फिर NADPH की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा और पीछे जाके हम क्या देखेंगे, कुछ चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि एसिटिल कोएंजाइम हमें कहाँ दिखता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दिखता है। हमने सबसे पहले पढ़ा किया ग्लाइकोलाइसिस के बाद हम पढ़ते हैं TCA साइकिल। ठीक, अब ग्लाइकोलाइसिस तो चलता है हमारा किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और वहाँ से हमें क्या मिल जाता है, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं और पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बाद में जाके कहाँ एंटर कर जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाते हैं, जो कि कहाँ चले जाते हैं, TCA साइकिल के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ से TCA साइकिल से हमें क्या मिलता है, एसिटिल कोएंजाइम मिलता है। तो एसिटिल कोएंजाइम बेसिकली हमें मिल कहाँ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें एसिटिल कोएंजाइम मिल रहा है। ठीक है, तो हमें अभी यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि एसिटिल कोएंजाइम कहाँ मिलेगा, हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलने वाला है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे बात करते हैं कि अब हमें चाहिए होगा क्या, NADPH की हमें जरूरत पड़ेगी। तो NADPH के लिए हम एक पढ़ते हैं HMP शंट पढ़ते हैं, या फिर हम पढ़ते हैं PPP, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। क्या पढ़ते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, अब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, यहाँ से भी हमें क्या मिलता है, NADPH मिलता है। ठीक है, NADPH हमें यहाँ से मिलता है। तो हमारे सामने दो चीज़ आ गई, दोनों चीज़ आ गई। सबसे पहले हमारे सामने एसिटिल कोएंजाइम मिल गया, जो कि कहाँ मिला, हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दूसरा हमें NADPH मिल गया, जो कि हमें कहाँ मिला, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से मिला। और ये कहाँ चलता है, ये चलता है आपका साइटोसोल के अंदर। ठीक है, अब मैंने आपको पिछले स्लाइड के अंदर बताया बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड चलता है, ये भी कहाँ चलता है, साइटोसोल के अंदर चलता है। तो हमें जो NADPH है वो तो मिल गया साइटोसोल के अंदर, लेकिन जो एसिटिल कोएंजाइम है बेसिकली ये मिल रहा है हमें कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन हमें चाहिए कहाँ, ये साइटोसोल के अंदर। साइटोसोल के अंदर हमें चाहिएगा, तब जाके जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। अब प्रॉब्लम एक आती है कि जो एसिटिल कोएंजाइम है ये हाई मॉलिक्यूलर एक मॉलिक्यूल है, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला मॉलिक्यूल है। तो ये आसानी से जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, इसको पार नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ हमारे सामने आती है, वो क्या है कि जो एसिटिल कोएंजाइम है, एसिटिल कोएंजाइम सबसे पहले कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। एसिटिल कोएंजाइम है ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है सबसे पहले। और ये प्रोसेस कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस चलती है। ठीक है, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहाँ कन्वर्ट होता है, सिट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये भी प्रोसेस कहाँ चल रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रही होती है। ठीक है, अब जो सिट्रेट है, सिट्रेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बड़ी आसानी से चला जाता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के कहाँ चला जाता है, ये साइटोसोल के अंदर चला जाता है। ठीक है, पर फिर से समझिए क्या होता है कि एसिटिल कोएंजाइम हमें मिला कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही कन्वर्ट होगा सबसे पहले किसके अंदर, ऑक्जेलो एसिटेट के अंदर। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के बाद ये कन्वर्ट होगा कहाँ, सिट्रेट के अंदर। और सिट्रेट आसानी से कन्वर्ट होकर कहाँ चला जाएगा, साइटोसोल के अंदर चला जाएगा। अब दोनों की दोनों चीजें ही हमें साइटोसोल के अंदर मिल चुकी हैं। एसिटिल कोएंजाइम भी हमें कहाँ मिल गया, साइटोसोल के अंदर मिल गया। और NADPH तो ऑलरेडी कहाँ है, ऑलरेडी साइटोसोल के अंदर है। ठीक है, तो सिट्रेट कहाँ चला जाता है, सिट्रेट चला जाता है कहाँ पे, साइटोसोल के अंदर। अब दोनों चीज हमें कहाँ मिल गई, साइटोसोल के अंदर मिल गई। अब देखिए साइटोसोल के अंदर चीजें बदलेंगी, किस प्रकार से बदलेंगी वो चीज देखिए, यानी कि अब जो प्रोसेस होगी वो साइटोसोल के अंदर होगी। कैसे, देखिए कि सिट्रेट हमारे सामने आ गया। ठीक है, अब सिट्रेट का ब्रेकडाउन होगा, यानी सिट्रेट क्या होगा, क्लीव्ड होगा, बीच में से टूटेगा। और सिट्रेट क्लीव्ड होने के बाद क्या बनेगा, एक तो बनेगा एसिटिल कोएंजाइम वापस से कन्वर्जन होगा, और कन्वर्जन होगी क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम बनेगा। और दूसरा बनेगा हमारे सामने ऑक्जेलो एसिटेट।
ऑक्जेलो एसीटेट। तो एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, एसिटिल कोएंजाइम ए है, इसका तो काम आ जाएगा कहाँ पे, ये तो काम आ जाएगा बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड के अंदर काम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ऑक्जेलो एसीटेट बना है ये आगे जाके, ये अभी इसका काम रुकेगा नहीं, ये आगे जाके क्या करेगा, मेलेट के अंदर कन्वर्ट होगा, और मेलेट बाद में जाके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस यहाँ पे चलती है। लेकिन हमारा काम किससे है, हमारा काम एसिटिल कोएंजाइम ए से है, और इससे हमारा काम चलने वाला है। इस प्रोसेस पे हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो सिट्रेट था, वो सिट्रेट क्लीवेड हुआ, यानी बीच में से टूटा और कहाँ जाके मिल गया, एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हमारे सामने दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। कौन कौन सी चीज़ आ चुकी है हमारे सामने, एसिटिल कोएंजाइम ए मिल गया, और दूसरा हमें क्या मिल गया, NADPH मिल गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रोसेस, पहली प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी प्रोसेस देखिए, कन्वर्जन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए टू मैनुअल, ठीक है। मैनुअल कोएंजाइम ए के अंदर ये कन्वर्ट होगा, किस तरीके से कन्वर्जन होगा वो चीज़ देखिए यहाँ पे। सबसे पहले कि जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये हमारे सामने एसिटिल कोएंजाइम ए है। एसिटिल कोएंजाइम ए का क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है। और कार्बोक्सिलेशन के दौरान यहाँ पे एक एंजाइम काम आएगा, उस एंजाइम का नाम क्या है, एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, ठीक है। ये एंजाइम काम आएगा, एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। इसके अलावा कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड होंगी, जैसे कि CO2 का यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा, CO2 का एडिशन होगा। इसके अलावा एक चीज़ और जरूरत पड़ेगी हमें, यहाँ पे ATP की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ADP के अंदर, और पायरुवेट फॉस्फेट के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसिटिल कोएंजाइम ए के ऊपर जब CO2 का एडिशन होगा और ATP की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो ये देखिए यहाँ पे आके CO2 आयन के फॉर्म में आके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये था, इस पे एक हाइड्रोजन का लेस हुआ, एक हाइड्रोजन का लेस हुआ, तो ये 2 हाइड्रोजन बच गए, और यहाँ पे जाके क्या जुड़ गया, कार्बन है, सॉरी जो CO2 है वो और आयन के रूप में यहाँ पे आके ऐड हो गई, और ऐड होने के बाद ये क्या बन गया हमारे सामने, मैनुअल कोएंजाइम ए बन चुका है, ठीक है। अब जो एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज है, ये एक रेगुलेटरी एंजाइम के रूप में काम करता है, रेगुलेटरी एंजाइम के रूप में काम करता है। कहाँ पे, बायोसिंथेसिस जब चलेगा फैटी एसिड का, आगे हम बात करेंगे, तो वहाँ पे एक रेगुलेटरी एंजाइम के रूप में ये काम करेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। तो दूसरा प्रोसेस हमारे सामने कंप्लीट हो गया, कन्वर्जन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए टू मेलानिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, मेलानिल कोएंजाइम ए के अंदर। चीज क्या बदली है कि एक हाइड्रोजन हटके क्या ऐड हो गया, CO2 यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तीसरे स्टेप की तरफ अपन आते हैं, और तीसरा स्टेप है हमारे सामने रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहाँ पे आप फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के अंदर चीजें चलेंगी। तो वो चीज देखिए किस तरीके से कि देखिए ये फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और यहाँ पे किस तरीके से बना है, देखिए ऊपर है सिस्टीन, CYS की फुल फॉर्म क्या है, सिस्टीन, एक अमीनो एसिड है, इसके नीचे क्या जुड़ा हुआ है, ACP की फुल फॉर्म यहाँ पे दी हुई है, एसिल कैरियर प्रोटीन, ठीक है। ACP की फुल फॉर्म क्या दी हुई है, एसिल कैरियर प्रोटीन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। एसिल की फुल फॉर्म क्या है, एसिल कैरियर प्रोटीन, और CYS की फुल फॉर्म क्या है, सिस्टीन, ठीक है। दोनों चीज हमारे सामने आ गई। इसके अलावा इनके ऊपर किसका एडिशन हुआ है, SH का एडिशन हुआ है, यानी कि थायो ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब दूसरी चीज हमारे सामने क्या है, CH3COSCO, और ये क्या है हमारे सामने, एसिटिल कोएंजाइम ए है, ठीक है, ये हमारे सामने एसिटिल कोएंजाइम है। अब फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स क्या जुड़ेगा, फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स और एसिटिल कोएंजाइम ए दोनों आके ऐड होंगे, फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स और एसिटिल एंजाइम दोनों आके ऐड होंगे, और पहला नंबर का ये स्टेप होगा यहाँ पे, और एंजाइम काम आने वाला है कौन सा, एसिटिल कोएंजाइम ए ACP ट्रांस एसिलेज, ठीक है, ये एंजाइम काम आएगा। अब यहाँ से चीज क्या होगी कि एक SCOA यानी कि एसिल ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एसिल ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से एक H बाहर निकल जाएगा, ठीक है। H बाहर निकलने के बाद हमारे सामने जो चीज बन के आएगी वो बन के आएगी एसिल SACP, क्या बन के आएगी, एसिटिल SACP। चीज क्या बदली है वो देखिए कि यहाँ से SCOA निकल गया, SCOA निकलने के बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन का लेस हो गया, और एक हाइड्रोजन का लेस होने के बाद ये जो ग्रुप बचा हमारे सामने, ये ग्रुप कहाँ आके ऐड हो गया, ये ग्रुप यहाँ आके ऐड हो चुका है, ठीक है। क्या हुआ कि ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप यहाँ आके ऐड हो चुका है। आप देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा और ये ग्रुप यहाँ आके ऐड हो गया, ठीक है। तो ऐड होने के बाद ये हमारे सामने क्या बन गया, एसिटिल SACP, ठीक है। अब क्या होगा अगली प्रोसेस के अंदर, ये जो ग्रुप यहाँ के जुड़ा है ये वापस से इसके अंदर ट्रांसफर होगा, यानी सिस्टीन के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर ऑफ एसिटिल टू सिस्टीन, यानी कि जो एसिटिल ग्रुप है ये ट्रांसफर होगा कहाँ पे, सिस्टीन के ऊपर ट्रांसफर होगा, ठीक है। देखिए ये ग्रुप यहाँ पे आके ट्रांसफर हो गया, और ट्रांसफर होने के बाद चीज क्या बन गया, एसिटिल S एंजाइम। जब भी एसिटिल ग्रुप सिस्टीन के ऊपर जुड़ेगा तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब एसिटिल ग्रुप कहाँ पे जुड़ गया है, सिस्टीन के ऊपर जुड़ गया है। दूसरा जो हमारे स्टेप के अंदर बना था, क्या बना था, दूसरा स्टेप के अंदर हमारे मेलानिल कोएंजाइम ए बना था, वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब एसिटिल S एंजाइम और मेलानिल कोएंजाइम ए दोनों आपस में आके क्या होंगे, कंडेंसेशन होंगे, दोनों आपस में आके ऐड होंगे, और ऐड होने के दौरान यहाँ पे एक एंजाइम काम आएगा, मेलानिल कोएंजाइम ए ACP ट्रांस एसिलेज, ठीक है। और ये स्टेप कौन सा हो गया हमारे सामने, दूसरा नंबर का स्टेप हो गया।
अब क्या होगा, यहाँ से वापस से ये जो एसिल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एसिटिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, वापस से ये निकल गया COASH, जो कि निकला था कहाँ से, यहाँ से निकला था, यहाँ पे निकला था। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से भी ये निकल गया। अब क्या होगा कि ये ग्रुप जो कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, अब यहाँ से ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है, ये कहाँ आ जाके ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे आके ऐड हो गया और ये बन क्या गया हमारे सामने, एसिल मैनुअल एंजाइम। ठीक है, क्या बन गया, एसिल मैनुअल एंजाइम। मैंने आपको बताया था कि जब भी एसिटिल ग्रुप सिस्टीन के ऊपर जुड़ेगा तो एक एंजाइम के रूप में काम करेगा। तो एसिल मैनुअल एंजाइम यहाँ पे बन गया हमारे सामने। दूसरा स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए तीसरे स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो एसिल मैनुअल एंजाइम था उसके अंदर से क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी। और CO2 सिर्फ एक फॉर्म में निकल सकती है, जब ऐड इस फॉर्म में हुई थी तो निकलेगी भी यहाँ से आयन फॉर्म में, CO2 यहाँ से निकल जाएगी। जैसे ही CO2 यहाँ से निकल जाएगी तो ये हमारे सामने क्या बच जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे बच जाएगा। एंजाइम जो काम आने वाला है वो एंजाइम है बीटा कीटो एसिल ACP सिंथेस। ठीक है, यानी कि बीटा कीटो एसिल ACP सिंथेसाइज होगा यहाँ पे, जो मॉलिक्यूल है वो बनेगा, तो एंजाइम भी यही काम आने वाला है। ठीक है, तो अब जो एंजाइम हमारे सामने काम आ गया, उसके बाद ये मॉलिक्यूल हमारे सामने बनके तैयार हो गया। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, बीटा कीटो एसिल ACP। क्या बन गया, बीटा कीटो एसिल ACP हमारे सामने एंजाइम बन गया। ठीक है, अब देखिए अब हाइड्रोजन का ऐड होना स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ से कार्बन की संख्या बढ़ गई। अब कितने कार्बन हो चुके हैं हमारे सामने, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन हमारे सामने हो चुके हैं। पहले हमारे सामने कितने कार्बन थे, 2 कार्बन थे। 2 कार्बन हमें यहाँ से मिले। ठीक है, 2 कार्बन हमें यहाँ से मिले, तो टोटल यहाँ से जैसे 2 कार्बन आए, 2 कार्बन यहाँ से आए हमारे सामने, तो टोटल हमारे सामने अब कितने कार्बन बन चुके हैं, यहाँ से ये 4 कार्बन कंपाउंड बन चुका है। ठीक है, क्या बन गया, बीटा कीटो एसिल ACP। अब फोर्थ नंबर का आपका क्या आएगा, फोर्थ नंबर का स्टेप यहाँ पे आने वाला है। अब हाइड्रोजन का ऐड होना स्टार्ट होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, NADPH होता है सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ से क्या होगा, रिडक्शन होना स्टार्ट होगा। रिडक्शन होगा तो यानी हाइड्रोजन का ऐड होगा, हाइड्रोजन का ऐड होगा NADPH के फॉर्म में, और क्या निकल जाएगा, NADP प्लस के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन का ऐड स्टार्ट होगा। हाइड्रोजन का एडिशन होता है कहाँ पे, बीटा कार्बन पे। बीटा कार्बन पे होता है यहाँ से, यानी कि यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके का ही हमारे सामने बन गया कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, यानी 2 हाइड्रोजन का एडिशन ऑलरेडी हो चुका है। अब जब हाइड्रोजन का ऐड हुआ तो ये ग्रुप बन गया हमारा कौन सा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो क्या बन गया, देखिए बीटा हाइड्रोक्सी एसिल ACP। क्या बन गया हमारे सामने, बीटा हाइड्रोक्सी एसिल ACP। ये कंपाउंड हमारे सामने बनके तैयार हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एसिल ACP। बीटा कार्बन पे क्या जुड़ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिल ACP डिहाइड्रेटेज एंजाइम काम आएगा, यानी कि यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन होगा। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, H2O का निकलना यहाँ से होगा। और ये स्टेप कौन सा आएगा आपका, 5th नंबर कार्बन स्टेप यहाँ पे, सॉरी 5th स्टेप यहाँ पे होने वाला है। यानी कि हम बात करेंगे H2O निकलेगा। अब H2O निकलेगा कैसे, वो देखिए कि OH ग्रुप यहाँ से निकलेगा और एक H यहाँ से निकलने वाला है। ठीक है, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से यहाँ से निकलेगा। ठीक है, देखिए जब यहाँ से OH और एक H निकल जाएगा तो यहाँ पे जो कार्बन की बैलेंस है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। जब कार्बन की बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो कुछ इस तरीके का ये डबल बॉन्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यदि OH ग्रुप गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन गया तो अब ये जो इनकी संतुष्टि नहीं हो पा रही, यानी अनसैचुरेटेड बन गया, लेकिन हमें इसको सैचुरेट करना है। तो किस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये मॉलिक्यूल कौन सा बन गया हमारे सामने, ये मॉलिक्यूल बन गया ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनोल ACP। ठीक है, ट्रांस डेल स्क्वायर इनोल ACP एंजाइम जो मॉलिक्यूल है वो हमारे सामने बन चुका है। अब ये जब डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। लेकिन हमें चाहिए क्या, सैचुरेशन चाहिए, यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड बनाना है, पाल्मिटिक एसिड हमें बनाना है। तो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। इसकी जगह हमें क्या जोड़ने होंगे, 2 हाइड्रोजन जोड़ने होंगे। तो इस डबल बॉन्ड को जब यहाँ से ब्रेक करेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएंगे, यानी कि क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। और हाइड्रोजन का सोर्स कौन होता है, NADPH हाइड्रोजन का सोर्स होता है, जो कि NADPH प्लस के रूप में रिडक्शन हो जाता है। एंजाइम कौन सा काम आएगा, इनोल ACP रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन ऐड हुए, CH2 के अंदर बन गया और एंजाइम जब काम आया हमारे सामने इनोल ACP रिडक्टेज, तो फिर मॉलिक्यूल क्या बना हमारे सामने, एसिल ACP हमारे सामने बन चुका है। ठीक है, एसिल ACP बन गया। अब देखिए क्या होगा, अब जो काम होगा एसिल ACP के अंदर होगा कि ट्रांसफर ऑफ कार्बन चेन फ्रॉम ACP टू एसिल। ये कार्बन चेन थी हमारे सामने। ठीक है, ये कार्बन चेन है। अब ये कार्बन चेन ट्रांसफर होगी कहाँ से, ACP से ट्रांसफर होगी कहाँ, सिस्टीन के ऊपर, यानी कि ये कार्बन चेन यहाँ पे जाके ट्रांसफर होने वाली है अगले स्टेप के अंदर। अब क्या होगा, देखिए ट्रांसफर ऑफ कार्बन चेन फ्रॉम ACP टू सिस्टीन। अब ये यहाँ पे जो कार्बन चेन थी वो कहाँ पे ट्रांसफर हो गई, सिस्टीन के ऊपर ट्रांसफर हो गई। मैंने आपको बताया था कि जब भी एसिल ग्रुप सिस्टीन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब ये हमारे सामने क्या बन गया, एसिल एस एंजाइम। क्या बन गया, एसिल ग्रुप किसके ऊपर कन्वर्ट हो गया, सिस्टीन के ऊपर जाके ट्रांसफर हो गया। तो ये अब एंजाइम के फॉर्म में हमारे सामने बन चुका है। ठीक है,
अब देखिए SLS एंजाइम हमारे सामने बन गया। अब जो पॉइंट नंबर 2 है और स्टेप नंबर 6 है, यानी कि पॉइंट नंबर स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 6, ठीक है। मैं इसको रेगुलर पेन से लिख देता हूँ, जैसे कि स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 6, यानी कि 2 से लेकर 6 तक, सॉरी 2 से लेकर 6 तक। दोबारा देखिए कहाँ से, यहाँ से है 2 नंबर स्टेप, ठीक है, यहाँ से है 2 नंबर स्टेप। किस तरीके से कि यहाँ से 2 कार्बन आए, यहाँ से 2 कार्बन आए, ठीक है, 4 कार्बन हमें चाहिए थे, तो ये 2 नंबर के जो स्टेप है और 6 नंबर तक ये रिपीट होगा। 2 से 3 आएगा, 3 से 4 आएगा, ठीक है, 4 से 5 6 आएगा, यहाँ तक ये चीज़ें चलने वाली है, यानी कि SLACP तक बनने वाला है, ठीक है। तो जो 2 कार्बन कंपाउंड था, 2 कार्बन कंपाउंड था एसिल, कौन सा, ये वाला एसिल, ठीक है, एसिटिल ग्रुप 2 कार्बन कंपाउंड था। जब 2 कार्बन कंपाउंड 6 बार साइकिल रिपीट करेगा तो यानी कि हमें 12 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे मिल जाने वाला है। क्या मिल जाएगा, हमें 12 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे मिल जाएगा। और 12 कार्बन कंपाउंड हमें ऑलरेडी मिल चुका है। इसके अलावा एक ये रहा, 2 3 और 4 कार्बन कंपाउंड हमें ऑलरेडी यहाँ पे मिला हुआ है। 4 कार्बन कंपाउंड हमें यहाँ पे मिला हुआ है और 12 और 4 दोनों मिलकर क्या बन गया, 16 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। और 16 कार्बन कंपाउंड क्या होता है, पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन कंपाउंड होता है। तो देखिए क्या होगा कि SLS एंजाइम है, ये अब रिडक्शन होगा, यानी कि 2 से छठे स्टेप तक रिपीट होगा। और कितनी बार रिपीट होगा, 6 टाइम यहाँ पे रिपीट होने वाला है। और जब 6 टाइम ये रिपीटेशन होगा तो हमारे सामने क्या बन जाएगा कि ये जो CH2 है इसका 13 मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो 13 ये हो गए, 14 कार्बन ये रहा, 15 कार्बन ये रहा, 16 कार्बन ये रहा। तो टोटल 16 कार्बन कंपाउंड हमें अब तक मिल चुका है, ठीक है। आगे देखिए, अब जब हमारे सामने ये बन गया, ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे H2O का एडिशन होगा। H2O का एडिशन क्यों होना जरूरी है, क्योंकि हमें यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स बना है हमारे सामने फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स, इसको अलग करना है। और ये जो पाल्मिटिक एसिड है, ये जो पाल्मिटिक एसिड है इसको हमें अलग करना है। तो जब अपन इस पे हाइड्रोजन का ऐड करेंगे, तो यहाँ पे तो एक H आना कंपलसरी है, क्योंकि इसको हमें संतुष्ट करना है। तो यहाँ पे तो एक H आ जाएगा, ठीक है, एक H आ जाएगा। और यहाँ पे हमें C डबल बॉन्ड O हमें चाहिए होगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड O हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे एक H जुड़ गया, तो ये तो बन गया हमारे सामने क्या, फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये बन गया हमारे सामने क्या, पाल्मिटेट, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, पाल्मिटिक एसिड अपने से कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करें, आपके बन गया क्या, पाल्मिटिक एसिड बन गया या फिर पाल्मिटेट हमारे सामने बन चुका है। हमने अपनी जर्नी जो स्टार्ट करी थी वो 2 कार्बन कंपाउंड से करी थी, जिसे अपन कहते हैं एसिटिल कोएंजाइम A, ठीक है। बाद में 2 कार्बन कंपाउंड ऐड हुआ, जिसे अपन कहते हैं मेनोलिल कोएंजाइम A, ठीक है। ये दोनों आपस में ऐड हुए, रिडक्शन बहुत ज़्यादा प्रोसेस यहाँ पे चलती रही, सिंथेसिस फैटी एसिड सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स आपस में ऐड हुए। लास्ट में जाके हमें क्या मिल गया, 16 कार्बन कंपाउंड मिल गया, जिसे अपन पाल्मिटेट कहते हैं या फिर पाल्मिटिक एसिड कहते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम सारी चीज़ें देख चुके हैं। आई होप आपको वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। एक बार आप वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखेगा तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।